नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। त्योहार के पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। त्योहारों में कई जगह धमाकों की साजिश की थी। दशहरा, दिवाली पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी थी। 6 राज्यों में 15 सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान था। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 का पाकिस्तानी कनेक्शन है। दोनों आतंकियों ने पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग ली थी। उसामा और जिशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इनके पीछे है। तो ये सीधा तार पाकिस्तान से जुड़ रहा है। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए जांच एजेंसी ने 2 पाक नागरिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि इस पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करने वाले 2 लोगों ने पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग हासिल की थी। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान संचालित एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पाकिस्तानी भारत में इस आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। तो बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस आतंकी मॉड्यूल के सदस्य 2 पाकिस्तानियों के इशारे पर काम कर रहे थे। तो सीधा पाकिस्तानी कनेक्शन निकला है इस साजिश का और बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस, राजस्थान से 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई की। तो चलिए इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि इन सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह भी जानना जरूरी है कि कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ये सभी मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। जीशान कमर प्रयागराज के करेली से गिरफ्तार किया गया है। मूलचंद उर्फ लाला रायबरेली से गिरफ्तार हुआ है। बहराइच का उसामा उर्फ समीर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अबू बकर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई का मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो संदिग्ध हैं जिनको अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्थान से कुछ गिरफ्तारी हुई है और पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस और पुलिस ने मिलकर ये बड़ी सफलता हासिल की है। तो लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी और ब्रजेश श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रजेश, ये जो बड़ी सफलता हाथ लगी है एटीएस और दिल्ली पुलिस को, इसके बाद क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं और क्या कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जो है स्पेशल सेल ने एक आतंकी की गिरफ्तारी पहले दिल्ली से की और उसकी निशानदेही के बाद ताबड़तोड़ 6 अलग अलग राज्यों में छापेमारी हुई है, जिसमें जो 3 राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहाँ से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 आतंकी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं, 1 आतंकी राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है और 1 आतंकी जो है 2 आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। ये जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं इसमें से कई आतंकियों को आईएसआई द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी, पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई थी और सबसे बड़ी बात है अब तक जो
इंटेलिजेंस एजेंसियों को जिसके इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक त्योहारों में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये सारे आतंकी। तो एक बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब किया है दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर के। उत्तर प्रदेश के 3 जगह लखनऊ, रायबरेली और प्रतापगढ़ से ये पूरी गिरफ्तारी, और खास करके जो प्रयागराज से जो गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप पे बेहद अहम है, क्योंकि जिंदा आईईडी वहां से मिला है। साफ तौर पर बिल्कुल साफ था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह से उसको लेकर के जो है ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा था। अभी लगातार पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल, और पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इन सभी के तार दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के साथ भी जुड़े हैं, आईएसआईएस के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनके तार जो है कि किस तरीके से आईएसआईएस न सिर्फ इन आतंकियों के लिए हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा था, बल्कि इसके साथ हवाला के जरिए अनीस इनको फंडिंग कर रहा था। तो ये जो पूरी बड़े उस पर जो है पुलिस ने इसका खुलासा किया है, यूपी एटीएस ने इसका खुलासा किया है। ये एक बड़ी आतंकी साजिश थी, और इस पे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे धार्मिक शहर तो इन आतंकियों के निशाने पर थे ही। इसके साथ ही देश के अलग अलग इलाकों में दशहरे और दीपावली पे एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का प्लान तैयार किया गया था, और इसको लेकर के सभी आतंकियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के वहां रेकी भी की थी, और वहां पर जाकर के किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना है, वहां पर कैसे विस्फोटक पहुंचेगा, इन तमाम चीज़ों की प्लानिंग भी तैयार की जा रही थी। क्योंकि जो राजस्थान से आतंकी गिरफ्तार हुआ है समीर, उसके पास से भी आईईडी मिला है, इसके साथ ही अन्य विस्फोटक बरामद हुआ है। तो सीधे तौर पर यह है कि अलग अलग इलाके पर इसकी प्लानिंग रची जा रही है। ब्रिजेश, हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अब जब इन सभी को पकड़ लिया गया है, उसके बावजूद अब भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि त्योहार नजदीक है और इन सब के और भी बड़े तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि 6 संख्या में अगर ये पकड़े गए हैं तो 6 से 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जो दाऊद से गिरोह जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान से लिंक है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा का ये मुद्दा है। तो वहां पर अब लखनऊ में क्या स्थिति है, और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मायने से क्या कुछ किया जा रहा है इस घटना के बाद? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से पूरी जो आतंकवादी हैं, संदिग्ध आतंकवादी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है, प्रयागराज से, रायबरेली से और लखनऊ से, एक साथ कल 4 जिलों में छापेमारी की गई, जिसमें प्रतापगढ़, लखनऊ, उत्तर प्रयागराज और रायबरेली था। 3 जगहों से एटीएस को सफलता मिली है। जिसको जिशान को पकड़ा गया प्रयागराज से, वो और दिल्ली से जो ओसामा गिरफ्तार हुआ, इन दोनों ने ही जो जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, और ट्रेनिंग 15 दिनों तक चली थी। साथ ही साथ इनके और लोग भी वहां ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें 15 लगभग जो बांग्लादेशी लोग, भाषा वाले लोग थे, वो भी थे। निश्चित तौर पर एटीएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बांग्लादेशी जो भाषा वाले लोग थे, वो आखिर उत्तर प्रदेश या देश के अंदर कहीं हैं, क्योंकि उनको ढूंढना चुनौती, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो बंगाल का क्षेत्र है और वो आसपास का क्षेत्र, और वो बांग्लादेश से टच में होता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पर रेकी करना एटीएस के लिए, या जो खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, उनके लिए काफी बड़ी मुश्किल होती है। निश्चित तौर पर हालांकि इन 3 जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में जो है और भी गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश या देश में देखने को मिल सकती हैं। जिस तरह से देखा गया था, जब पिछली बार 15 अगस्त को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद निशानदेही पर लोगों की प्रदेश के अन्य और देश के कई जगहों से गिरफ्तारियां हुई थी। निश्चित तौर पर एक बार फिर एटीएस पूछताछ करेगी, इनको रिमांड पर लेगी। रिमांड पर लेने के बाद में पूरा विस्तृत जानकारी इनसे जुटाई जाएगी, और इनके कौन आका हैं उत्तर प्रदेश में, कौन देश में, उन पर एटीएस की निगाहें रहेंगी। साथ ही साथ जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, वो किसके माध्यम से हो रही थी, कौन करा रहा था देश में, जिससे इनको असलहे से लेकर के तमाम जो विस्फोटक सामग्री थी, वो कहां से उपलब्ध हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के एटीएस पूछताछ करेगी, और उसके बाद अन्य गिरफ्तारियां भी, आगे कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी ब्रिजेश भी हमारे साथ। ब्रिजेश, यहाँ पर कितने दिनों से ये लोग अलग अलग जगहों पर रेकी का काम कर रहे थे, किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, ये सब कुछ पता चल पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात अमृता ये है कि अभी इससे पहले भी लखनऊ से 2 आतंकी पकड़े गए थे। एक सैफुल्ला, जिसका एनकाउंटर में मारा गया था, और एक और आतंकी था अभी हाल ही में, जिसको जो है अरेस्ट किया गया था वहाँ से, लखनऊ से जो है।
तो ये आतंकियों की गिरफ्तारी बताती है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से आतंकी निशाने पर है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आईएसआईएस अपनी पैठ बढ़ा रहा है। जो आतंकी सैफुल्ला का एनकाउंटर में मारा गया था वो आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का जो है आतंकी था, और आईएसआईएस खुरासान ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपनी पैठ बनाई है। खास करके अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आतंकी घटनाएं अब तेजी के साथ बढ़ी। पहले पश्चिम आतंकी घटनाओं का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब धीमे धीमे लखनऊ यानी सेंट्रल यूपी और इसके साथ ही पूर्वांचल का जो हिस्सा है उसे आतंकियों ने अपने गढ़ के तौर पर इस्तेमाल किया। और स्लीपर सेल रायबरेली, आप देखिए लखनऊ, आप प्रतापगढ़, इसके साथ ही आप प्रयागराज, ये वो तमाम इलाके हैं जो पूर्वांचल, जहां से पूर्वांचल की शुरुआत होती है, इस पूर्वांचल के इलाके में अब आईएसआईएस अपनी पैठ बना रहा है और उसी के तहत कई स्लीपर सेल वहां पर एक्टिव हैं। अभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात के लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि अभी बहुत सारे आतंकी स्लीपर सेल ऐसे हैं जो अभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में एक्टिव हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की इन आतंकियों की रिमांड मांगी है, ताकि इनसे पूछताछ के बाद जो दूसरे इनके सहयोगी हैं, जो दूसरे अन्य इनपुट्स आतंकी हैं, उनको खंगाला जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो अभी भी खतरा टला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, लेकिन अभी भी खतरा जस का तस बरकरार है, क्योंकि अभी महज 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी कई आतंकी ऐसे हैं जो स्लीपर सेल के तौर पर अभी कार्य कर रहे हैं और एक्टिव मोड में हैं। जी, संतोष मोरे भी हमारे साथ मुंबई से हैं और मनु सिंह भी प्रतापगढ़ से हैं। संतोष मोरे, महाराष्ट्र को भी दहलाने की साजिश थी, वहां अब क्या कुछ चल रहा है? वहां पर सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है? क्या कहीं छापेमारी हुई है और किस तरह से तार जुड़े हुए इन संदिग्धों के, उसका कुछ पता लगाया जा रहा है? जिस समय मुंबई में जब एक खबर फैली कि मुंबई का एक रहने वाला आदमी जिस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद मुंबई की एटीएस टीम उनके जो सायन में उनका जो निवास स्थान है और वहाँ की छाननी की। जब वहाँ पे एटीएस की टीम पहुंची तो उसके बाद उनके घर को कोई भी नहीं था और उनके आजू बाजू के लोगों को जब उनके संदर्भ में पूछा तो वो वहाँ पे अभी कुछ रहने वाले उनके जो लोग थे वो अभी कुछ ही देर पहले बाहर गए, इस प्रकार की जानकारी मिली। लेकिन जिस प्रकार से 26/11 का जो हमला मुंबई में हुआ था उसके बाद फिर से वैसा ही एक हमला मुंबई में फिर से हो सकता है, इस प्रकार की जो जानकारी एटीएस के सूत्रों को वो मिली है। उसके बाद इन जो कार्रवाई है वो एटीएस की तरफ से उनके परिजनों के जो लोग हैं नजदीक के, वो उनको उनसे जानकारी ले रहे हैं, आसपास के लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि समीर किस तरह से, उनके किस किस से संबंध थे और जिन जो लोगों से उनके संबंध थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनके परिजन थे, उनकी सबकी चौकसी एटीएस के तरफ से की जाएंगी और दिल्ली का भी एक पथक मुंबई में आ सकता है, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपके पास लौट कर आएंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, आईएसआई कनेक्शन में यूपी एटीएस ने छापेमारी की है। यूपी एटीएस ने इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की खबर थी और यह आशंका भी जताई जा रही है। 2 साल पहले मुंबई से गांव आया था इम्तियाज, गांव में मछली का कारोबार कर रहा था इम्तियाज। महेशगंज के डिहवा जलालपुर गांव का रहने वाला है इम्तियाज और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी इस वक्त हमारे साथ प्रतापगढ़ से मनु जुड़े हुए। मनु, ये एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में पहले ये रहता था, उसके बाद अब इसे गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है कि इसके आतंकी संगठनों से साठगांठ हो सकते हैं, ये ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जिस तरह से प्रतापगढ़ में यूपी कल्लू में लेती है, पूछताछ करती है, गतिविधियों में शामिल होने की जमन से थाना में भी बेटा। मनु, आपके पास आएंगे लौटकर, आपकी आवाज कुछ साफ नहीं नजर आ रही है। ब्रिजेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, ये जो तमाम खबरें आ रही हैं एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है, इससे जुड़ी हुई, आतंकी संगठन से जुड़ी हुई, अब किस तरह से अगली रणनीति बनानी होगी एटीएस को भी और दिल्ली पुलिस को भी, और जहां जहां से गिरफ्तारी हुई है उन सभी को संयुक्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ऐसे कई आतंकी होंगे जो अभी भी छुपे होंगे। इन सब की जब 6 लोगों को काबू में किया गया है, पकड़ा गया, उसके बाद सभी एक्टिव हो गए होंगे और इनकी ये कोशिश होगी कि अब ये किसी तरह से बच निकले।
देखिए अमृता, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले दाऊद इब्राहिम घटना के बाद से लगातार डीएक्टिव था, लेकिन अब जिस तरीके से अनीस की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आ रही है, अनीस ने किस तरह से इन पूरे जो टेररिस्ट ग्रुप थे इनको फंडिंग किया और कैसे फंड लगातार कर रहे थे, लगातार हथियार मुहैया कराए जा रहे थे, ये अपने आप में एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर है। और एक नया जो आतंकी सिंडिकेट है वो डेवलप होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में आईएसआईएस, अलकायदा, इसके साथ आईएसआई और साथ ही अनीस की जो भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, ये आप समझिए कि ये अपने आप में आतंकी संगठनों का एक नया गठजोड़ है। ये जो पूरे देश के अलग अलग कोनों से जो 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तो महज एक जो है एक आप इंटेलिजेंस एजेंसियों की कामयाबी कह सकते हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती बरकरार है, क्योंकि देश में कई जगह पर ऐसे है जहां पर ये सक्रिय हैं और अनीस की एक्टिविटी अब तेज हुई है। और इसी की वजह से महाराष्ट्र में न सिर्फ महाराष्ट्र के आतंकी गिरफ्तारी हुई है, बल्कि जो प्रतापगढ़ पहुंचा था आतंकी वो भी महाराष्ट्र में इससे पहले रहता था, तो जाहिर तौर पर वहां से इनको ट्रेनिंग मिली, वहां से इनको जो है आतंकी गुटों में शामिल किया गया और उसके बाद अलग अलग इलाकों में भेज दिया गया, वहां रैकी करने के लिए, वहां पर स्लीपर सेल के तौर पर रहने और काम करने के लिए, और जब जरूरत पड़ेगी तब इनको एक्टिव मोड में लाया जाएगा। दरअसल स्लीपर सेल एक बड़ा खतरा है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में आतंकी संगठनों ने इन स्लीपर सेल को रखा हुआ है ताकि समय रहते उनको एक्टिव किया जा सके, उनको इसके साथ बारूद उपलब्ध कराया जा सके। आप हमारे साथ बने रहिए। संतोष, मनु, अश्विनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको हम बता दें कि इस वक्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि आईएसआईएस का भी इससे कनेक्शन है, तो कई आतंकी संगठन के इससे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती एटीएस के लिए, अलग अलग राज्यों की पुलिस के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर दिल्ली से। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है आज और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होने जा रही है। ऑटो और ड्रोन के पीएलआई की योजना मंजूर हो सकती है। ड्रोन सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव देने का ऐलान हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी योजना भी मंजूर हो सकती है। तो आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक होनी है। ऑटो और ड्रोन के पीएलआई योजना को मंजूर किया जा सकता है। ड्रोन सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया जा सकता है। तो इस बैठक में काफी कुछ अहम होने वाला है। स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी योजना भी मंजूर हो सकती है। तो स्वास्थ्य के सेक्टर में भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। तो सुबह केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ ब्रजेश जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये जो बैठक होनी है केंद्रीय कैबिनेट की, क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ अहम होगा, क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है। आज भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आवास में होगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। खास करके दूरसंचार के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जो है ऐलान किए जा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो स्पेक्ट्रम भुगतान है उसको जो है टाला जा सकता है जो है। साथ ही अगर देखा जाए तो एजीआर को भी नए सिरे से परिभाषित करने की तैयारी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ऑटो और ड्रोन सेक्टर है। ऑटो और ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी के तहत उनको कुछ सब्सिडी देने में या प्रोडक्शन में कुछ छूट देने में, जो टैक्सेशन है उसमें कुछ ढिलाई बरतने का ऐलान सरकार कर सकती है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आखिर दूरसंचार सेक्टर को क्या सौगात मिलती है या फिर केंद्रीय कैबिनेट में क्या कुछ फैसले शामिल होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऑटो और ड्रोन सेक्टर है जो, इसको लेकर के खासा इंतजार है। पिछले कैबिनेट बैठक में भी इंतजार किया जा रहा था कि ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन पिछली बार एमएसपी को लेकर के फैसला हुआ था। लेकिन इस बार ऑटो और ड्रोन सेक्टर में प्रोडक्शन को लेकर के सरकार कुछ रियायतें दे सकती है और उसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट में अहम फैसला आ सकता है। तो अब से कुछ देर बाद जो है केंद्रीय कैबिनेट शुरू होगी और उसमें देखना होगा कि आखिर कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी बात की जा रही है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी कुछ रियायतों का ऐलान कर सकती है सरकार। हेल्थ सेक्टर को कैसे अपग्रेड किया जाए उसको लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं। खास करके आप देखिए जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक
देश में सुनाई देने लगी है, दिखाई देने लगी है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आप देखिए बच्चों पर जो बीमारी का रहस्यमय बीमारी का कहर टूटा है, डेंगू तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ सेक्टर को लेकर के सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। इसको लेकर कैसे और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, कैसे हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी किया जाए, इसको लेकर के भी केंद्रीय कैबिनेट में कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं। तो अब इसको लेकर के निगाहें हैं कि आखिर दूरसंचार, हेल्थ और इसके साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या कुछ रियायतों का ऐलान सरकार करती है, क्या कुछ नए फैसले सामने आते हैं, इस पर सबकी निगाह। जी ब्रजेश, कुछ इंसेंटिव की भी बात हो रही है, किस तरह के इंसेंटिव हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो और ड्रोन सेक्टर को सरकार चाहती है कि ये सेक्टर तेजी पकड़े और इसी को लेकर के प्रोडक्शन में जो टैक्सेशन लगते हैं, मसलन जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है उसमें टैक्सेशन का एक बड़ा हिस्सा है। और ऑटो इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही थी कि अगर ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट करना, डिमांड को बूस्ट करना है तो आपको कुछ इंसेंटिव क्रिएट करने होंगे। तो ऐसे में ड्रोन सेक्टर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ड्रोन और ऑटो सेक्टर के प्रोडक्शन में इंसेंटिव का सरकार ऐलान कर सकती है। ये अपने आप में एक बेहद अहम है और इसी को लेकर के लंबे समय से ऑटो ड्रोन सेक्टर डिमांड भी कर रहा था और आज उनकी डिमांड पूरी हो सकती है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री के आवास पर, तो क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं और क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।